हेलो बच्चा लोग, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर प्यारा सा चैनल लर्न एंड लाफ। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ब्लड, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़ लिया था। तो आज सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 में हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुपिंग, आरएच फैक्टर, एम्ब्रायोब्लास्टोसिस फीटलेस, लिम्फ और स्प्लीन कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है, स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स, जैसे आरबीसी को इराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते थे, वैसे ही ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे। ठीक है, ये साइट्स यहाँ पे सेल डिनोट करेगा। ये ब्लड प्लेटलेट साइज अगर पूछा जाए तो माइन्यूट होता है, स्मॉल इन साइज। शेप पूछा जाएगा तो ओवल राउंड स्ट्रक्चर्स होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इसे नॉन न्यूक्लिएटेड कहते हैं। ये फ्लोट करेगा ब्लड में। अब इसका अगर नंबर पूछा जाए एग्जाम में तो 2 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। लाइफ स्पैन पूछा जाए तो 3 to 5 डेज। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन याद है ना, अराउंड 2 वीक्स। और इसका लाइफ स्पैन ब्लड प्लेटलेट्स का 3 to 5 डेज। ये डाइड हो जाएगा स्प्लीन में। स्प्लीन लास्ट स्लाइड में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे कि स्प्लीन क्या होता है। अभी इतना पढ़ो कि स्प्लीन लिम्फेटिक ऑर्गन है, प्लस ये लोकेट होगा लोअर बॉडी पार्ट में, एब्डोमेन में। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि अगर पूछा जाए कि ब्लड प्लेटलेट्स डिराइव कहाँ से होता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स डिराइव होगा मेगा कार्योसाइट्स से। मेगा कार्योसाइट्स क्या होता है, तो रेड बोन मैरो में। ठीक है, रेड बोन मैरो में यहाँ पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे मेगा कार्योसाइट्स। ये एक लार्ज सेल है। ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, मतलब इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। अब ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, इसे बोलते हैं मेगा कार्योसाइट्स। ठीक है, इसे कहते हैं मेगा कार्योसाइट्स। और ये जो मेगा कार्योसाइट्स है, स्पेलिंग देख लेना, मेगा कार्योसाइट्स है। ये फाउंड कहाँ होगा अगर पूछेगा तो रेड बोन मैरो में। ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। ठीक है, और ये यही स्मॉल फ्रेगमेंट्स मेगा कार्योसाइट्स का बनाएगा ब्लड प्लेटलेट्स। तो अगर पूछेगा कि ब्लड प्लेटलेट्स डिराइव कहाँ से होता है, तो मेगा कार्योसाइट से होता है। मेगा कार्योसाइट्स क्या है, तो लार्ज जेंट सेल है। कहाँ फाउंड होता है, तो रेड बोन मैरो में फाउंड होता है। ठीक है, इस स्लाइड से बस इतना इंफॉर्मेशन आएगा। अब अगर बोलेगा कि कोगुलेशन क्या होता है या फिर क्लॉटिंग किसे कहते हैं, तो कोगुलेशन और क्लॉटिंग देखो, कहीं पर भी चोट लग गया, हैंड में, लेग में, कुछ भी, यहाँ हम लोग हैंड का एग्जांपल लिए हैं, तो मान लो कि हाथ में चोट लग जाता है। जहां पे चोट लगा है वहां का इंजर्ड टिश्यू, सेल, प्लेटलेट्स एक सब्सटेंस रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकिनेस। अब तुम लोग के बुक में थ्रोम्बोकिनेस को ही थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा गया है, तो ये याद रखना। पर जैसे हायर क्लासेस में तुम लोग पढ़ोगे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे चल करके एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद थ्रोम्बोकिनेस बनाता है। पर अभी तुम लोग को क्या पढ़ना है, थ्रोम्बोकिनेस ही थ्रोम्बोप्लास्टिन है। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बोकिनेस है, ये प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ये सब क्या होता है, फाउंड होता है ब्लड प्लाज्मा में। प्रोटीनेसिस सब्सटेंस होता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोकिनेस कैल्शियम के साथ मिलके थ्रोम्बिन बना देगा। ये प्रोथ्रोम्बिन पहले इनएक्टिव था, अब ये थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया। फिब्रिनोजन पहले इनएक्टिव था, पर जैसे ही थ्रोम्बोकिनेस और कैल्शियम मिल जाता है तो वो फिब्रिन बना देता है, जो कि एक्टिव है। अब ये फिब्रिन क्या करेगा, थ्रेड लाइक, ये फिब्रिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे करके। ठीक है, ये फिब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जाली जाली स्ट्रक्चर। और इसमें जाकर के वो जो डेड या फिर इंजर्ड टिश्यू, सेल्स, प्लेटलेट्स है, वो इसमें जाके फंस जाएगा। अब ये इसमें जाके जैसे ही फंसा, तो ये इनसॉल्युबल है, इसलिए ये फंस गया। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लॉट। और जो छन के निकल गया इस फाइब्रिन से, जो फिल्ट्रेट आउट होकर के निकल गया, उसे बोलते हैं सीरम। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें क्या पढ़े हैं कि कोगुलेशन क्लॉटिंग कैसे होगा, तो कहीं पर भी चोट लगा वहां का इंजर्ड टिश्यू, सेल, प्लेटलेट्स एक सब्सटेंस रिलीज करेगा जिसे बोलेंगे थ्रोम्बोकिनेस। यही थ्रोम्बोकिनेस थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं इसे। थ्रोम्बोकिनेस कैल्शियम के साथ मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा, जो कि इनएक्टिव स्टेज में ब्लड प्लाज्मा में है। अब ये इनएक्टिव से थ्रोम्बिन बन जाएगा एक्टिव। फिब्रिनोजन पहले इनएक्टिव था, अब कैल्शियम के साथ मिलके फिब्रिन्स बना देगा, जो कि एक्टिव हो जाएगा।
अब ये फिब्रिन क्या होता है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेड फॉर्म्स एलिमेंट्स को ट्रैप कर लेगा और ये बना देगा क्लॉट, जो छन के बाहर आ गया उसे बोलते हैं सीरम। ठीक है, तो एंड द रेस्ट स्क्वीज फ्लूइड लेफ्ट, सीरम। सॉलिड मास्ट जो थ्रेड ऑफ द फाइब्रिन में चिपक जाएगा, क्लॉट या फिर थ्रोम्बस। अगर मान लो कि प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, बॉडी में प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है, तो ये क्लॉटिंग का फैक्टर, ये कोगुलेशन, ये भी देरी से होगा, स्लो होगा। अब ये स्लो होगा तो ये हेमरेज का चांस बना देगा। सच सिचुएशन में क्या होता है कि ब्लड इतना लॉस हो जाएगा, क्योंकि क्लॉटिंग बन नहीं रहा है, क्लॉट बन नहीं रहा है, तो छोटा सा माइनर कट में भी इतना ज्यादा ब्लड लॉस होगा कि वो इंसान फेटल हो जाएगा या फिर मर जाएगा। ठीक है, सच सिचुएशन वायरल डेंगू फीवर में तुम लोग को देखने को मिलेगा। इसे याद कर लेना, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है कि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स घट जाएगा तो क्या होगा, कोगुलेशन लेट से होगा, हेमरेज का चांस होगा। कहाँ दिखता है, तो वायरल डेंगू फीवर में ये एग्जाम्पल दिखता है। अब ब्लड ग्रुपिंग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग को पता है कि ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, दो भाग में बटा हुआ है, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक आरएच ब्लड ग्रुपिंग। अब मान लो कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कितना ब्लड ग्रुप बन सकता है, तो एक ए बन सकता है, ठीक है, एक बी बन सकता है, एक ए बी बन सकता है, एक ओ बन सकता है। ए ब्लड ग्रुप का डोनर कौन है, मतलब अगर ए ब्लड ग्रुप को इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड चाहिए, तो उसका डोनर हो जाएगा ए या फिर ओ, बी को बी या फिर ओ, ए बी को ए बी या फिर ए बी दे सकता है, ओ दे सकता है, और ओ को सिर्फ ओ ही दे सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर तुम लोग एक पैटर्न को देखो, तो ए बी को देखो, सबको ही दे सकता है ना, तो ये ए बी सबको इसे ले सकता है, तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। अब ओ देखो, ओ सबको ही को अपना ओ सबको ही को दे सकता है, तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। समझ में आ गया, ए बी क्या करेगा, सारा ब्लड ग्रुप को ले सकता है, इसलिए यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। ओ सब ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर, इसको याद रखना है। अब ये ब्लड ग्रुपिंग आरएच ब्लड ग्रुपिंग के अंदर अगर आ जाओ, तो आरएच मतलब होता है रीसस फैक्टर। ठीक है, एक रीसस फैक्टर है, जीन है, जो कि रीसस मंकी में फाउंड होता था। अब ये आरएच फैक्टर अभी भी 80% ह्यूमन में फाउंड होता है। जैसे बोलते हैं ना, अगर अपना ही बात करें, तो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है अगर, तो ए बी पॉजिटिव अगर बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी पॉजिटिव मतलब मेरे पास ए बी ब्लड ग्रुप है, प्लस मेरे पास आरएच फैक्टर है। ठीक है, किसी किसी का होता है ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप, तो उसका मतलब उसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है और उसके पास आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग में आरएच रीसस फैक्टर हो गया, ये फाउंड होगा रीसस मंकी में। आरएच फैक्टर जिस ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिसमें एब्सेंट होगा उसे बोलेंगे आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, आगे चलो, देखो एंटीजन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर आगे चल करके, जैसे एंटीबॉडीज तुम लोग पढ़े थे ना, कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बॉडीज में आया, तो एक केमिकल सब्सटेंस हम लोग का डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल रिलीज करने लगेगा, उसी को बोलते थे एंटीबॉडीज, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करेगा। अब ये एंटीजन क्या होता है, एंटीजन प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है। एंटीबॉडी तो हमारा बॉडी बना रहा है ना, किसी फॉरेन सब्सटेंस बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म करने के लिए। पर एंटीजन हम लोग के बॉडी में रहता है, प्रोटीनियस सब्सटेंस है, सेल्फ एंटीजन हम लोग के बॉडी में रहता है, और उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज बनाने का जरूरत नहीं है, बॉडी बनाता भी नहीं है। पर अगर मान लो किसी दूसरे का एंटीजन, फॉरेन एंटीजन अगर हम लोग के ब्लड ग्रुप में आ जाए, ठीक है, तो फिर एंटीबॉडीज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और हम लोग का डब्ल्यूबीसी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर इतना समझ आया कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। अब आगे काम आएगा ये एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट, इसलिए बताएं। ये आर एच पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो इसको इसका डोनर भी आर एच पॉजिटिव ही होना चाहिए, कि जिसके ब्लड ग्रुप में आर एच पॉजिटिव है वही इसको दे सकता है, या फिर आर एच नेगेटिव है वो भी इसको दे सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसमें कोई फैक्टर नहीं है, ये पॉजिटिव वाले को दे भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मान लो कि आर एच नेगेटिव है,
ठीक है? और RH पॉज़िटिव इसको दे देता है, तो इसके ब्लड ग्रुप में तो RH एंटीजन है नहीं। अब अगर RH पॉज़िटिव डोनर इसको अगर अपना ब्लड ग्रुप दे देगा, तो उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ फॉरेन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगा WBC। तो इसीलिए RH पॉज़िटिव के लिए डोनर RH पॉज़िटिव, RH नेगेटिव हो सकता है, पर RH नेगेटिव के लिए हमेशा RH नेगेटिव ही डोनर चाहिए। RH पॉज़िटिव डोनर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगेगा हमारा बॉडी और फिर उस ब्लड को फिर क्लॉट कर देगा। एंटीबॉडीज बनेगा, उस रिएक्शन करेगा और फिर वो ब्लड पूरा क्लॉट हो जाएगा, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए, वो फिर फेटल हो जाएगा। अब ये अगर मान लो कि फर्स्ट टाइम किसी इंसान में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है? RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को वो दे देता है, यहाँ पर लिख लो कि ये डोनेट कर रहा है, ठीक है? फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, RH पॉजिटिव ब्लड वाला पर्सन RH नेगेटिव ब्लड वाले पर्सन को डोनेट कर रहा है। करना तो नहीं चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि पहले चेक करना चाहिए कि क्या ब्लड ग्रुप है क्या नहीं है, उसके बाद ही डोनेट करना चाहिए। पर बाई चांस अगर मान लो कि RH पॉजिटिव वाला इंसान डोनेट कर देता है उस इंसान को जिसके में वो RH फैक्टर नहीं है, तब उसका बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। इतना जल्दी नहीं बनाएगा, ट्रांसफ्यूजन के 2 हफ्ते के बाद तक बनाएगा, ठीक है? 2 हफ्ते लगभग उसको लग जाएगा बनाने में। तो पहला वाले टाइम में तो दिक्कत नहीं हुआ, पर दूसरे टाइम में क्या दिक्कत होगा, ये RH नेगेटिव वाला पर्सन में फॉरेन एंटीजन आ चुका था, तो ये एंटीबॉडीज बना के रख चुका है अपने पास। अब सेकेंड टाइम मान लो RH पॉजिटिव RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान को फिर से तुम RH पॉजिटिव ब्लड दे देते हो, तो अब क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा और फिर डेथ या फिर एलर्जी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट था, पिछला वाला। अब इस बार फिर से तुम इसको नया दे दिए, तो वो जो एंटीजन फॉरेन एंटीजन आया, पहले वाला एंटीबॉडीज उस पे अटैक किया, फिर रिएक्शन हुआ और डेथ या फिर एलर्जी हो सकता है, ठीक है? तो हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले RH फैक्टर और AB ब्लड ग्रुप या फिर O ब्लड ग्रुप देख लेना चाहिए कि कौन किसका सूटेड डोनर है, ठीक है? अब इसी कंडीशन पे यही जो हम बताएं कि फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम अगर RH नेगेटिव पर्सन को तुम RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे देते हो, तो ये क्या हो सकता है, ठीक है? अब वैसे ही इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस एक बहुत ही अ, खराब बीमारी है। ये क्या है कि इसको हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं। कैसे, देखो, मान लो कि मदर RH नेगेटिव है, ठीक है? एक मदर है जो कि RH नेगेटिव है, उसमें कोई भी RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, पर जो फीटस है, जो बच्चा है, जो बच्चा है, वो RH पॉजिटिव हो गया है प्रेगनेंसी के समय में। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय में अब ये बच्चा RH पॉजिटिव कैसे होगा? क्योंकि हो सकता है कि फादर RH पॉजिटिव है, इसलिए फीटस तो RH पॉजिटिव हो गया, ठीक है? तो मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है। अब क्या होगा? पहला प्रेगनेंसी में कुछ खास दिक्कत नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है, मैटरनल और फीटल ब्लड को आपस में कंबाइन होने नहीं देगा। तो पहला डिलीवरी हो जाएगा। जैसे ही पहला डिलीवरी होगा तो उस समय अम्बिलिकल कॉर्ड कट होता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे ही कट होगा तो फीटल का कुछ ब्लड मदर के बॉडी में चला जाएगा, ठीक है? अब ये मदर का बॉडी जिसके पास RH एंटीजन नहीं है, अब इसमें फीटस का कुछ ब्लड जाएगा जिसमें कि RH एंटीजन था, तो ये मदर का ब्लड क्या करेगा, उसके खिलाफ RH एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसेंटा क्योंकि बैरियर की तरह एक्ट कर रहा था, आफ्टर डिलीवरी अम्बिलिकल कॉर्ड कट हुआ, फीटल ब्लड उसके साथ मिक्स हुआ, तो मदर क्या करेगी, बस RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, ठीक है? और बच्चा तो बाहर आ चुका है। अब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी में क्या होगा, देखो, सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी में मदर इस बार भी RH नेगेटिव ही है, सेम मदर है ना, और मान लो कि इस बार भी फीटस RH पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि हस्बैंड RH पॉजिटिव है। अब क्या होगा कि ये वो एंटी RH एंटीबॉडीज तो उसमें था, एंटीबॉडीज था ना, RH जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड कट हुआ था तो मिक्स हुआ था कुछ ब्लड, तो वो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की थी मदर। अब ये जो एंटी RH एंटीबॉडीज है, ये क्या करेगा, अटैक कर देगा फीटल का RBC के ऊपर,
ठीक है? जैसे ही अभी फीटल नया-नया अभी फीटस बना है, ठीक है? एम्ब्रायो बना है, अभी प्लेसेंटा नहीं डेवलप हुआ है, उससे पहले ही क्या करेगा, ये जो एंटीबॉडीज़ उनके बॉडी में था, मदर के बॉडी में, वो फीटल आरबीसी को अटैक कर देगा और जैसे ही ये अटैक करेगा तो जॉन्डिस, एनीमिया ऐसे सीवियर बीमारी से फीटल सफ़र करने लगेगा और अगर सीवियर केसेस में बच्चे के डेथ भी हो जाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए याद रखना कि इसी को बोलते हैं एम्ब्रायोब्लास्टोसिस फीटलिस कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ खास दिक्कत नहीं है पर सेकंड प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय एंटीबॉडीज बने थे वही फिर अटैक कर देते हैं एम्ब्रायोनिक कंडीशन में ही और फीटल का डेथ हो सकता है सीवियर केसेस में। अब देखो लिम्फ पढ़ते हैं, ठीक है? लिम्फ क्या होता है, किसी भी ब्लड से, ठीक है, किसी भी ब्लड से अगर लार्ज प्रोटीन्स, प्लेटलेट्स और आरबीसी को तुम हटा दो, ठीक है, ब्लड है, ब्लड है, इसमें प्रोटीन्स है, प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, ठीक है। अब ये इसमें से प्रोटीन्स, प्लेटलेट्स और आरबीसी को हटा दो तो ये जो ब्लड बचेगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं लिम्फ। मतलब अब देखो आरबीसी हटा दिए तो इसका कलर क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, स्ट्रॉ कलर्ड पेल येलो कलर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो क्योंकि आरबीसी हटा, हीमोग्लोबिन हटा तो रेड कलर इम्पार्ट कौन करेगा, अब तो कोई नहीं कर रहा है। तो इसका जो कलर हो जाता है वो पेल येलो कलर, शायद हम पहले लिखवाए थे तुम्हें पार्ट वन में, पेल येलो कलर या फिर स्ट्रॉ कलर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो लिम्फ है, जो लिम्फ है, अगर ब्लड में से लार्ज प्रोटीन्स, प्लेटलेट्स और आरबीसी को हटा देते हो तो इसी को बोलते हैं लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या करेगा, पास करेगा आर्टरी से, फिर कैपिलरी से, देखो यहाँ समझाते हैं, एक ब्लैंक स्लेट लो। ये आर्टरी होता है ना, आर्टरी होता है, आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, फिर वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये मान लो कि ये आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी फर्दर चल करके स्मॉल कैपिलरीज बनाएगा, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज बनाएगा, फिर ये उससे भी स्मॉल स्मॉल वेन बनाएगा, तो ये हो गया हमारा वेन, ये हो गया कैपिलरीज, ठीक है। इसका साइज ये थिक होता है सबसे, फिर ये उससे थोड़ा सा थिन और ये बहुत थिन, ठीक है, वेन। तो अब देखो कैपिलरीज के अंदर टिश्यू होएगा, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी सब टिश्यू के बगल से ही तो पार हो रहा है। तो ये कैपिलरीज जब टिश्यू के बगल से पार हो रहा होगा, ठीक है, तो आर्टरीज से, रेड कलर ले लेते हैं, आर्टरीज से ब्लड जाएगा, एक मिनट, आर्टरीज से ब्लड जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है, ये क्या करेगा, कैपिलरीज के थ्रू जब जाएगा तो कैपिलरीज ऐसे स्ट्रक्चर होता है मान लो, ठीक है, जाली लाइक स्ट्रक्चर। अब ये कैपिलरीज से जैसे ही जाएगा तो छन छन के वो टिश्यू में चला जाएगा, ठीक है, ये छन के टिश्यू में चला जाएगा। तो ब्लड में से लार्ज प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स, आरबीसी, प्लेटलेट सब ऊपर ही रह जाएगा, टिश्यू में जा क्या रहा है कैपिलरीज से छन के, तो वो उसी को बोलते हैं लिम्फ। समझ में आया? और फिर ये आगे चल करके ये फिर वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मान लो या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मान लो, वो फिर पास हो जाएगा। तो जो जो चीज छन नहीं पाया, ठीक है, वो वेन से पार हो गया, जो चीज छन गया, जो फिल्ट्रेट हो गया, वो टिश्यू में जाकर के घुस गया, और कैपिलरीज था हमारा जाली लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए बोलते हैं ना कि लिम्फ से जब लार्ज, लिम्फ किसको कहते हैं, जब ब्लड से लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सब सब डिकम्पोज हो जाए, मतलब उसमें से जो छन के बाहर है उसको बोलते हैं कि लिम्फ बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ब्लड से जब माइनस कर दो प्लेटलेट्स, आरबीसी, तो वो बच जाएगा जो फ्लूइड, उसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो लिम्फ को क्या बोलते हैं, लिम्फ को बोलते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड, इंटरसेलुलर फ्लूइड, या फिर क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड। तो ये लिख लो, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है,
Blood passes through the artery, then capillary. Some portion of it get filtered out to accumulate around the tissue space, and this the tissue space में जो fluid accumulate हुआ है उसी को बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड। ठीक है, आगे देखो। ये वाला डायग्राम अगर तुम लोग के बुक में है तो यहाँ पे देखो, ये लिम्फेटिक वेसल है। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लड है, ब्लड से जो छन करके पार हुआ है टिश्यू में जा रहा है वो टिश्यू फ्लूइड है, और लिम्फेटिक वेसल में फिर वहां से फ्लूइड जो छन करके आ रहा है वो भी टिश्यू फ्लूइड है। मतलब ब्लड से जो चीज छन के टिश्यू में जा रहा है टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं उसे। ये डायग्राम अगर बुक में दिया हुआ है तो ठीक है, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझो लिम्फ क्या होता है। ठीक है, ब्लड में से जब लार्जर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स प्लेटलेट्स और आरबीसी छन जाता है तो जो छना हुआ पार्ट है उसे टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। यहाँ देखो, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। जब अब मान लो कि ब्लड में है क्या। ठीक है, ब्लड में से आरबीसी प्लेटलेट्स लार्ज प्रोटीन हटा दिए, तो अब बच गया डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी में भी कौन सा ज्यादा रहता है, ल्यूकोसाइट्स, मोस्टली लिम्फोसाइट्स, सॉरी मोस्टली लिम्फोसाइट्स ज्यादा रहता है, डब्ल्यूबीसी को ही ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अब नॉन सेलुलर पार्ट में क्या होएगा, ये तो सेलुलर पार्ट हो गया। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ में अगर पूछेगा तो ब्लड बच जाता है, ब्लड में भी आरबीसी तो नहीं, आरबीसी नहीं रहता है, रहता क्या है डब्ल्यूबीसी। तो वो डब्ल्यूबीसी में मोस्टली लिम्फोसाइट्स रहता है, और नॉन सेलुलर पार्ट में वाटर रहता है 94%, और कुछ सॉलिड्स रहता है जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, अमीनो एसिड्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, फैट्स, ये सब रहता है। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ लिम्फ अगर पूछेगा तो सेलुलर पार्ट डब्ल्यूबीसी, नॉन सेलुलर पार्ट वाटर 94%, बाकी का 6% प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम, एंटीबॉडीज और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आगे चलो। लिम्फ क्या क्या फंक्शन करेगा, तो लिम्फ फंक्शन क्या करेगा, जहां जहां ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है वहां वहां जाएगा लिम्फ सप्लाई करने के लिए न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जहां जहां ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है वहां वहां न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई वहां लिम्फ करेगा। प्लस जितना भी एक्सेस टिश्यू फ्लूइड्स मेटाबोलाइट्स है जिसको ड्रेन करना है, बॉडी से नहीं चाहिए, और ब्लड अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है ड्रेन करने के लिए तो वहां लिम्फ पहुंचेगा। प्लस एब्जॉर्प्शन, फैट्स का जितना एब्जॉर्प्शन है वो लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फेटिक टिश्यू में ही होता है, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन भी फैट एब्जॉर्प्शन भी लिम्फ ही करेगा। प्लस डिफेंस में भी काम आएगा। क्यों डिफेंस में काम आएगा, तो ऑब्वियस है कि क्योंकि आरबीसी हट जाता है लिम्फ में से, तो बचा क्या, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी हम लोग पढ़े थे कि डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, तो डब्ल्यूबीसी क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स बेसिकली फंक्शन करेगा, डिफेंड करेगा फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन एंटीजन से। ठीक है, तो लिम्फ ये सब काम करेगा। अब आगे बढ़ो, स्प्लीन क्या होता है, तो देखो स्प्लीन क्या होता है, लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन को ही स्प्लीन कहते हैं। एक मिनट, शायद वो छूट गया ना। हाँ, लिम्फ क्या करेगा, कीप ऑन सर्कुलेटिंग, जहां जहां ब्लड नहीं सर्कुलेट हो पा रहा है वहां वहां लिम्फ कीप ऑन सर्कुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। और ये लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गन होता है ना, ऑर्गन होता है, फिर टिश्यू होता है, सेल्स होता है, कैपिलरीज होता है, आर्टरीज होता है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक आर्टरीज होगा, लिम्फेटिक नोड्स होगा, लिम्फेटिक डक्ट होगा, लिम्फेटिक ऑर्गन होगा, लिम्फेटिक वेसल्स होगा। ठीक है, तो लिम्स जैसे हमारा ऑर्गन सिस्टम में सब कुछ रहता है, वैसे लिम्फ का सिस्टम में भी सारा लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक नोड्स और लिम्फेटिक हमारा ऑर्गन प्रेजेंट होएगा। ठीक है, तो ये बनेगा लिम्फेटिक सिस्टम। अब स्प्लीन किसे कहते हैं, तो लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन को ही स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, यही लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फ है, लिम्फ का सारा सिस्टम है। लिम्फ क्या है, तो लिम्फ वो फ्लूइड है, उसको कैरी करने के लिए ऑर्गन है, उसको स्टोरेज करने के लिए ऑर्गन है, उसको बनाने के लिए ऑर्गन है, उसको कैरी करने के लिए कैपिलरीज है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। और फिर यहाँ पर हम लोग पढ़े ना कि लिम्फेटिक वेसल्स है, कैरी करने के लिए लिम्फेटिक नोड्स है। ठीक है, एंजाइम सिक्रीट करने के लिए, तो वैसे ही लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन ही उसी में से एक लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन कहते हैं।
अब स्प्लीन का साइज ना क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है, मतलब मुट्ठी के बराबर, तुम्हारे मुट्ठी के बराबर। उतना जिसका जितना बड़ा मुट्ठी, उसका उतना बड़ा हार्ट और उसका उतना बड़ा स्प्लीन। बोलते हैं ना कि साइज ऑफ द फिस्ट के बराबर, ओन्स फिस्ट के बराबर ही हार्ट भी होता है। तो वैसे ही स्प्लीन क्या होता है, लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन है। साइज होता है क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर, और कलर होता है क्लेंच्ड फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, ठीक है। और कलर होता है रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। स्प्लीन का कलर रेडिश ब्राउन इन कलर। लोकेशन कहाँ होता है, तो लोअर एब्डोमेन में होता है, बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के पीछे, ठीक है। और अबव द लेफ्ट किडनी, स्टोमक के पीछे किडनी है, किडनी के ऊपर, लेफ्ट किडनी के ऊपर हमारा स्प्लीन है। फंक्शन क्या होगा, तो ये ब्लड रिजर्वायर के तरह काम करेगा, मतलब रीस्टोर करेगा ब्लड इमरजेंसी सिचुएशन में। क्या इमरजेंसी सिचुएशन, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता था, उस समय भी हमें नया आरबीसी का जरूरत है, क्योंकि उसमें का सारा ऑक्सीजन तो कैपेसिटी नहीं रख रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में। तो वहां पर ब्लड का रीस्टोर होना, हेमरेज के कंडीशन में ब्लड का रीस्टोर होना, ये ज्यादा कोगुलेशन नहीं हो पा रहा है उस समय, ब्लड का रिस्टोरेशन में, ये सब जगह में स्प्लीन काम करेगा, क्योंकि ये ब्लड रिजर्वायर की तरह काम कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, टेम्पररी स्टोरेज कर रहा है ब्लड का। तो उस समय इमरजेंसी सिचुएशन में वो फिर ब्लड बनाएगा, ठीक है। और प्लस ये जो स्प्लीन है, ये लिम्फेटिक ऑर्गन है, लिम्फेटिक ऑर्गन है। और ये लिम्फेटिक ऑर्गन में ही हम लोग पढ़े हैं कि लिम्फ रहता है। लिम्फ हमारा, लिम्फ मेनली उसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहता है। तो डब्ल्यूबीसी हमारा लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेगा। तो वैसे ही स्प्लीन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा लिम्फोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी होता है ना एक तरह का, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, सब पढ़े थे ना कि डब्ल्यूबीसी का बहुत सारा पार्ट्स होता है। तो वैसे ही प्रोड्यूस करेगा लिम्फोसाइट्स, प्रोड्यूस करेगा डब्ल्यूबीसी, कौन करेगा, स्प्लीन करेगा। अब इसे आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। क्यों आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोलते हैं, तो जितना भी आरबीसी डाइड हो रहा था सब स्प्लीन में डाइड हो रहा था, तो इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलेंगे। और एम्ब्रायो में आरबीसी प्रोड्यूस करने का काम भी स्प्लीन ही कर रहा था। तो चार स्प्लीन का फंक्शन हो जाएगा। एक हो जाएगा लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करना, दूसरा हो जाएगा ग्रेवयार्ड आरबीसी का, क्योंकि सारा आरबीसी यहीं आके मर रहा है। प्लस एम्ब्रायो में आरबीसी प्रोड्यूस भी हो रहा है, और इमरजेंसी सिचुएशन में एडल्ट में आरबीसी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में हार्ट्स पढ़ेंगे, आर्टरीज पढ़ेंगे, वेन्स पढ़ेंगे और कैपिलरीज पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना, और अगर नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट बिलो नोट्स, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।